हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भावी इंजीनियर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि हमारा क्या है, लास्ट सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस बताया था कि कितने सिलेबस हैं। कुल टोटल 9 चैप्टर हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर स्टील स्ट्रक्चर, स्टील एंड सेक्शन। हमारे पास मतलब स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन क्या होता है और उसके कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं और स्टील कैसे होते हैं, ये इस चैप्टर में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि कोई हमारा स्टील सेक्शन है, वह केवल और केवल स्टील सेक्शन हमारे जो आयरन में कार्बन की मात्रा है वही उसी पर डिपेंड करता है। उसी पर कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है। कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी हमारा स्टील जो होगा, हमारा जो स्टील होगा उसका ब्रिटलनेस यानी भंगुरता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा। कठोरता हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डक्टिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, तन्यता घटती जाएगी। जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, जो हमारे ब्रिटलनेस हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यानी भंगुरता उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कठोरता भी बढ़ जाएगी और तन्यता घट जाएगी। केवल और केवल इसके जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो हमारा क्या है, केवल कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। कार्बन की हमें जैसी स्टील हमको आवश्यकता पड़ेगी उसी के कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, उसी के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, स्टील मिल जाएगा। जैसे हमें आपके घरों हम और आप अपने घरों में क्या लगाते हैं, माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। हमने क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरिया। हम अपने माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं तो उस माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, 0.15 से 0.3% तक। ये हमारा क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा इतना होता है। अगर कार्बन की मात्रा हम और जैसे बढ़ाया जाएंगे, अगर कार्बन की मात्रा हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार मिलेगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, हमारा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस होगा। उसमें डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा क्या रखते हैं, मीडियम रखते हैं, 0.15 से 0.3% तक। तो इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है, इसमें स्टील का हम जो अपने रिइंफोर्समेंट में की तरह स्टील, माइल्ड स्टील का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर इसी कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे, डक्टिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चरल स्टील का प्रॉपर्टीज यानी कि इसका गुण क्या होता है। पर इसमें पहला है हमारा क्या है, टॉपिक यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में कुल कितने प्रकार के, कितनी इसके प्रॉपर्टीज होते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मतलब स्टील स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज यही है कि स्ट्रक्चरल स्टील के गुण कार्बन की मात्रा के आधार पर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे हमको क्या होता है, वांछित हमको जैसा हमको अपने स्ट्रक्चर में हमको स्टील चाहिए, उसी के हिसाब से कार्बन की मात्रा को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। जैसे हमें अपना वांछित स्टील चाहिए उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कार्बन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा क्या होता है, कार्बन की अधिक मात्रा उसकी सामर्थ्य में वृद्धि करती है। अगर कि कार्बन की परसेंटेज हम क्या हुआ, परसेंटेज कार्बन को हम जैसे बढ़ाएंगे वैसे हमारा जो स्टील स्ट्रेंथ है हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टील स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा पर जो हमारी डक्टिलिटी है, क्या हो जाएगा, वो घटता चला जाएगा। यानी कि मात्रा पर कार्बन की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी हमारी क्या होगा, घटने लगेगी। तो हमारा क्या होता है, अगर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा, भंगुरता बहुत ज़्यादा आने लगेगी। मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हमारी भंगुरता भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आने लगेगा, ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तीसरा क्या है, इस्पात में हमारा 0.3 से 0.4% सिलिकॉन की मात्रा उसके इलास्टिसिटी और क्या स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि कर देती है।
जैसे कि हम अपने स्टील में हमें क्या चाहिए, डक्टिलिटी हमें घटानी नहीं है। अगर क्या स्ट्रेंथ की मात्रा हम क्या कार्बन की मात्रा क्या होगी हम बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ हमारा बढ़ रहा है और क्या होगा ब्रिटलनेस भी क्या हो रहा बढ़ रहा है, परंतु उसके साथ ही साथ क्या होगी डक्टिलिटी हमारी क्या हो रही है कम हो रही है। अगर हम उसमें 0.3 से 0.4% सिलिकॉन की मात्रा हम बढ़ा देंगे तो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, परंतु उसमें जो डक्टिलिटी है उसमें कमी नहीं आने देती है। अगर कार्बन बढ़ा देंगे कार्बन की मात्रा, डक्टिलिटी क्या हो जाएगी तुरंत कम हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर सिलिकॉन की मात्रा 0.3 से 0.4 बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि तो होगी, पर क्या होगा उसकी डक्टिलिटी में क्या होगी कमी नहीं आने देगी। डक्टिलिटी एट बना रहेगा, यानी डक्टिलिटी हमारा वहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट कर देगा। इसीलिए क्या होता है हमें क्या होता है, जैसे कि HYSD बार हुआ, HYSD बार में कार्बन की मात्रा क्या होती है बहुत ज़्यादा होता है, 0.3% से हमारा क्या हो जाता है ज़्यादा होता है, 0.3% से क्या हो जाएगा हमारा कार्बन की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होता है। परंतु वहाँ पर अगर हमको डक्टिलिटी चाहिए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा देते हैं, सिलिकॉन हम उसमें क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ये डक्टिलिटी हमारी एडिटिव बनी रहेगी और हमारा इलास्टिक और स्ट्रेंथ बन जाएगा। अब इलास्टिसिटी इसमें दो टर्म आया है, स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस में क्या अंतर होता है आप लोग देखे होंगे कि स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, सामर्थ्य किसी भी चीज़ पदार्थ का सामर्थ्य अलग होता है और हार्डनेस क्या होता है बहुत वो भी अलग होता है। आप लोग स्ट्रेंथ और हार्डनेस में मतलब समझिए, जैसे कि क्या हो गया ये कोई हमारी मटेरियल है, ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, स्टोन हुआ, स्टील हुआ, ब्रिक हुआ, कुछ भी हुआ, ये कोई भी मटेरियल हुआ, इसमें क्या होता है हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पर अगर जितना फोर्स लगा रहे हैं ये क्या हो जा रहा है इसमें उतना ही क्या जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रतिबल यानी स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा तो इसी को सबवियर करने की जो होती है उसे बोलते हैं हम क्या सामर्थ्य बोलते हैं, सामर्थ्य होता है। और हार्डनेस ये होता है, हार्डनेस की किसी भी जगह हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स पर क्या होगा कोई घिसन और पिटन क्या वो बियर कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हार्डनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हार्डनेस हुआ। और इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है किसी मटेरियल को हम वायर पर लगाकर हम खींच रहे हैं और खींचने के बाद एक निश्चित समय के बाद क्या होता है हम इसको क्या कर छोड़ देते हैं, छोड़ देने के बाद मटेरियल पुनः अपने वापस पुनः शेप में आ जाए उसे क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। यानी एक बार आप फिर देख लीजिए ये क्या हुआ कोई भी मटेरियल हुआ हम इसको क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं इतना खींच रहे हैं और खींचने के बाद क्या किए हम फोर्स हटा लिए, फोर्स हटाने के बाद यह मटेरियल अपना पुनः अपने शेप में आ गया तो उसे क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होता है। और प्लास्टिसिटी क्या होता है, हमारा प्लास्टिसिटी क्या होता है हम क्या उस फोर्स को खींच रहे हैं, हम इसमें फोर्स लगा इस मटेरियल फोर्स लगा रहे हैं, यह जहाँ पर हम छोड़े हैं उसी कंडीशन पर बना हुआ है एडिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में आप अंतर समझ लीजिए क्या होता है। जैसे इलास्टिसिटी में आप लोग घरों में देखते हैं रबड़, रबड़ में क्या होता है हम उसको फोर्स लगा के खींचते तो हैं, अगर हम फोर्स हटा लेते हैं वहाँ पर तो क्या होता है पूरा अपने शेप में आ जाता है, वो हमारा क्या हो गया इलास्टिसिटी। या उसके बाद जैसे हमारे पास क्या होता है कोई पेन हुआ, पेन को क्या करते हैं खींचते हैं और खींचने के बाद वहाँ पर छोड़ देते हैं उसको क्या वो अपने शेप में बना रहता है, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस्पात में क्या होता है 0.3 से 0.4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाने पर हमें स्टील में क्या हो जाती है इलास्टिसिटी में क्या हो जाती है इलास्टिसिटी हमारी बढ़ जाती है और क्या हो जाता है स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और डक्टिलिटी हमारी क्या हो जाती है सेम उसी तरह क्या हो जाता है कांस्टेंट रहता है। उसके बाद क्या करते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कोई स्टील में 0.2 से 0.02 से 0.1 सल्फर में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, परंतु उसमें अधिक मात्रा होने पर उसकी सामर्थ्य और तन्यता में कमी आ जाती है। ये सल्फर हमारा क्या होता है, यह सल्फर हमें जंग में किलिंग ऑफ कोरेजन बोलते हैं। सल्फर हमारा क्या काम करता है, ये जो सल्फर है हमको क्या करता है किलिंग ऑफ कोरेजन क्या होता है हमारा सल्फर को बोलते हैं किलिंग ऑफ कोरेजन। सल्फर और मैंगनीज दोनों को क्या बोलते हैं
सल्फर किलिंग ऑफ कोरेजन, यानी कि अगर सल्फर की मात्रा क्या होता है 0.02% से 0.1% तक मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कोरेजन यानी जंग लगने की संभावना को क्या कर देता है या रिड्यूस कर देता है। वह किलिंग ऑफ, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किलिंग ऑफ कोरेजन, यानी कोरेजन को खत्म कर देता है। तो इसीलिए ही कहते हैं सल्फर हम अपने स्टील में अपने वांछित अनुसार जितना हमें जैसे आवश्यकता हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सल्फर डालेंगे और अपना स्टील वांछित आकार में पाएंगे। तो यानी कि 0.2 से 1% से ज़्यादा अगर सल्फर मिलाएंगे तो सल्फर क्या होगी, हमें कोरेजन तो नहीं लगने देगी पर उसकी जो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी है वो क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम केवल और केवल 0.2 से 0.1% तक ही क्या करेंगे, हम यहाँ पर सल्फर अपने स्टील में डालते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्या वो स्ट्रक्चरल स्टील। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टील के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे आ जाता है स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, यानी उसको स्टील का घनत्व तो कितना होता है, और उसके बाद उसमें क्या होता है तापीय प्रसार गुणांक कितना होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है। तो आइए हम ये लोग देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील का। आइए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। मतलब एक स्ट्रक्चरल स्टील का क्या हो जाता है, हमारा पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी डेंसिटी। किसी भी चीज़ में हम किसी भी मटेरियल लेते हैं, मटेरियल उसको हम पहले देखते ही क्या कि उसकी डेंसिटी क्या होती है। आप लोग पढ़े होंगे क्या आरसीसी में, या आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब। यह क्या बताता है, डेंसिटी क्या बताता है कि हमें 1 मीटर क्यूब स्टील में 1 मीटर क्यूब हमारे मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। ये मान लीजिए कोई पिंड है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई 1 मीटर है और इसकी ऊंचाई क्या होती है 1 मीटर है। उस पिंड में कितना हमारे पास कितना ग्राम 7850 kg होना चाहिए। यानी कि 1 मीटर क्यूब स्टील में हमारे पास कितना होना चाहिए 7850 kg स्टील होता है। यानी इसका डेंसिटी यह बताता है कि 1 मीटर क्यूब में 7850 kg होता है। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले डेंसिटी ही होता है। डेंसिटी कितना है 7850 kg पर मीटर क्यूब। और दूसरा अगर हम इसको यूनिट कन्वर्जन करते हैं, ग्राम पर सीसी में लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 78.50। अब एक ग्राम पर सीसी क्या होता है, ग्राम आप लोग समझ रहे हैं, सीसी क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं क्या, सीसी। तो ये हमारे पास कितना होता है 7850 ग्राम सीसी। तो अब दूसरा प्रॉपर्टीज हमारे पास होता है रेखीय प्रसार गुणांक। ये कितना होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे स्टील की या हर एक मटेरियल में अपने में क्या होती है तापीय प्रसार गुणांक कुछ प्रसार करती है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि क्या होता है ठंडी दिनों में रस्सियाँ क्या होती हैं, रस्सी हमारे पास क्या होती है टाइट हो जाती हैं, और ठंडियों दिनों में क्या हो जाती है वो ढीला हो जाती हैं। आप लोग कभी देखे होंगे कि क्या होता है कि जैसे आप बिजली पोल देख लीजिए, बिजली जो वायर होते हैं ठंडियों दिनों में क्या होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, और ठंडी दिनों में क्या हो जाते हैं वो बहुत लूज होकर लटक जाते हैं। तो क्या फिनोमेना होता है, वही हमारे पास क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ेगा तापमान हमारा तो क्या होगा 12 × 10⁻⁻6 यूनिट क्या होगा हमारे पास उसके प्रसार दिखाएगा। तो वही होता है तापीय प्रसार गुणांक क्या है 12 × 10⁻⁻6। आप लोग देखे होंगे कि स्टील आरसीसी में क्यों ही हम क्या करते हैं, हम स्टील डालते हैं, क्यों एल्युमिनियम, क्यों चांदी, क्यों सोना हम नहीं डालते हैं। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे बड़ा फिनोमेना यही होता है कि हम किसी आरसीसी करते हैं, जब आरसीसी करते हैं तो वहाँ पर क्यों हम स्टील ही डालते हैं। तो स्टील में सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर।
तो रेखीय प्रसार गुणांक ही सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। इसका जो हमारे पास कंक्रीट होती है, कंक्रीट और स्टील का तापीय प्रसार गुणांक लगभग सेम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्या यही डालते हैं, स्टील डालते हैं, और हम दूसरे मटेरियल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा हम ये सब नहीं डालते हैं। तीसरा देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। स्टील की यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितनी होती है? तो स्टील की यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई होता है 2 इंटू 10⁵ से 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अब होता है दृढ़ता मापांक। दृढ़ता मापांक हम डोनेट करते हैं कैपिटल जी से। इसका मान होता है 0.84 से 0.84 इंटू 10⁵ से 0.98 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और दूसरा होता है पराभव प्रतिबल यानी यील्ड स्ट्रेस। इसको हम डोनेट करते हैं FY से। तो ये हमारे पास कितना होता है, 220 से लेकर 540 मेगापास्कल होता है। अब ये क्या होता है, FY पराभव यील्ड स्ट्रेस हमारा क्या होता है। आप लोग जैसे RCC पढ़े होंगे, तो RCC में आप लोग को बताया गया होगा कि किस ग्रेड का हम क्या करते हैं, स्टील डालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे FE 250, FE 500, FE 550। इस तीनों ग्रेड का आप लोग कंक्रीट क्या करते हैं, स्टील में डालते हैं। अब RCC में डालते हैं, तो आप लोग RCC में देखे होंगे ये टर्म बहुत ज़्यादा आया होगा कि FE 250, FE 500 और FE क्या हो जाएगा 550। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टील के ग्रेड होते हैं। स्टील के ग्रेड कितने प्रकार के ये हमारे होते हैं। स्टील ग्रेड में ये FE डोनेट करता है कि ये हमारे पास क्या है, आयरन है। ये FE डोनेट क्या करता है, आयरन है। ये 250 यही हमारे पास डोनेट करता है कि FY कितना है 250। ये जो यील्ड स्ट्रेस होता है 250 है। तो ये क्या होता है, ये माइल्ड स्टील होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, HY SD बार। ये हमारे पास क्या होगा, HY SD बार। तो ये हमारे पास स्टील क्या होगी 500 और 550। ये 550 से ही डोनेट करता है। ये डोनेट हमारा क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। मतलब कि ये मान लीजिए कोई स्टील है, स्टील की यह अधिकतम कितना क्या स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। केवल यह फोर्स अगर 550 मेगापास्कल से हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं 1 मीटर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा, वहीं से क्रैक कर जाएगा। ये बस केवल 550 न्यूटन तक सह पाएगा। ये 550 कर पाएगा, ये 250 कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, HY SD बार। तो हमारे पास यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेस होता है 220 से 540 मेगापास्कल होता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या कि ये हमारे पास क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद अब चलते हैं स्टील का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता क्या है। जैसे स्टील का एडवांटेज हमारे पास, एडवांटेज में गुण क्या होता है कि इसका एडवांटेज क्या होता है, हमारा क्या हो कि हम स्टील का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, दोष और गुण। आइए देखते हैं क्या कि स्टील स्ट्रक्चर का क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज हमारे पास क्या होता है कि उस मेंबर में, कि हम उस मेंबर का प्रयोग कर रहे हैं, उस मेंबर से होने वाले फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही होता है, स्टील मेंबर के पास प्रति एकांक भार, इसका सेल्फ वेट का मान उच्च होता है। इसलिए स्टील मेंबर का स्मॉल सेक्शन भी अधिक भार को सहन कर सकता। यानी कि अभी आप लोग देखें उसकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है हमारे पास 7850 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि वो बोल रहा है कि प्रति एकांक भार पर क्या था, सेल्फ वेट। यानी कि ये हमारे पास प्रति एकांक 1 मीटर का हमने एक सेक्शन लिया, इसका जो सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट ही का होता है बहुत उच्च होता है, अधिक होता है। इसलिए इसका छोटा सा भी एक सेक्शन अधिक से अधिक भार क्या होता है, बियर कर सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे क्या होता है, पहला हमारा एडवांटेज यही है, पहला फायदा यही है कि इसका जो सेल्फ वेट होता है, ये मान लीजिए कोई स्टील है और स्टील का जो सेल्फ वेट है हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो आप लोग देखते हैं कंक्रीट कितना होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या होता है
आरसीसी का डेंसिटी होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्टील का डेंसिटी होता है। आप कंपेयर देख लीजिए, इसका स्टील का कितना काफ़ी होता है, 7850 kg होता है। यानी कि अगर इसका एक छोटा सा भी सेक्शन हम ले लेते हैं, इस पर भी क्या होता है, लोड बहुत ज़्यादा बियर करता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम हर जगह स्टील का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है जो अचानक फेल नहीं होता है। हम यही रीज़न है कि हम आरसीसी में भी क्या करते हैं, हम माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब आरसीसी कोई कंक्रीट ब्लॉक होता है, उसमें भी क्या होता है, माइल्ड स्टील डालते हैं। माइल्ड स्टील क्या होता है, जो हमारे पास आरसीसी है, सीसी है, कंक्रीट ब्लॉक है, वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। वो कंप्रेशन होता है, जब फेल होता है वो बिना वार्निंग दिए, यानी उस पर क्रैक नहीं आता और तभी क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं कि वो हमको क्या दिया, वो हमें अचानक फेल, मतलब कि वो हमें क्या वार्निंग नहीं दिया। अगर इसी करते हैं, हम डक्टाइल मटेरियल कोई डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया क्या कि स्टील डाल दिया, तो स्टील क्या होगा, जब क्रैक होगा, वो आरसीसी क्रैक होगी, पहले क्रैक दिखाएगी, क्रैक दिखाने के बाद वह तब फेल होती है। तो क्रैक में जब दिख जाएगी तो हमें वहाँ पर वार्निंग मिल जाता है, तो हम वहाँ से हट जाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट क्या हो जाता है, बहुत भयानक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होती है, इसमें हम क्या करें, स्टील की एक डक्टाइल मटेरियल होता है जो अचानक फेल नहीं होता है, वो हमेशा फेल जब होगा वार्निंग देकर फेल होता है। दूसरा क्या होता है, समय के साथ स्टील स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज में परिवर्तन नहीं होता। आप लोग देखते हैं कि अगर हमारे कोई कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक में हमने आरसीसी हमने क्या किया, स्टील डाल दिया। स्टील डालने के बाद आप उसको 10 साल 15 साल बाद भी अगर उस ब्लॉक को तोड़ेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही स्टील हमने डाला था सेम उसी प्रकार से है। उसके प्रॉपर्टीज में क्या होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाया है। तो यानी कि अगर वह खुले वायुमंडल में ना होकर वह क्या होगा, खुले वायुमंडल में नहीं है, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होगी, लंबे समय तक सेम एज बनी रहेगी। जैसे पहले था वैसे अब भी होगा। आप लोग देखे होंगे पुराना ब्रिज इलाहाबाद का, वो भी क्या होगी, उसके प्रॉपर्टीज आज 50 साल 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं उस ब्रिज को। उसके जो स्टील मेंबर हैं, वो स्टील मेंबर एडिटीज क्या हो गए, समय के साथ लंबे हैं, तो वो क्या हो गए, वह ओपन नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी स्टील इन्वायरमेंटल के संपर्क में या नमी के संपर्क में रखते हैं तो उसमें जंग लगने लगता है। उसी को क्या करते हैं, अगर पेंट कर देते हैं तो जंग लगने से रोक सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, अगर खुले वायुमंडल में नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम एडिटीज बनी रहेगी। चौथा एडवांटेज ये है, सभी मेंबर की तुलना में स्टील का स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम कंक्रीट ब्लॉक है, अगर कंक्रीट ब्लॉक को हम क्या करेंगे, वो हमारा अपना एज समाप्त कर चुका है। अगर समाप्त करने के बाद क्या होगा, अगर ये हमारा क्या कबाड़ी मूल्य देखते हैं तो इस कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य कुछ नहीं होता, बल्कि स्टील का आप देखेंगे, स्टील अपनी सामर्थ्य क्या होगी, अपनी एज कंप्लीट कर लेगी, तब भी क्या होगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ी मूल्य क्या होगी, तब भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या होती है, यह इसका भी हमें कुछ मूल्य मिल जाता है। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद पांचवा है, स्टील डिजाइन की लाइफ अधिक होती है। तो हम किसी भी स्टील जैसे करते हैं, हम कोई स्टील मेंबर का स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी डिजाइन लाइफ क्या होती है, बहुत अधिक होता है। जैसे आप लोग देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर, या हावड़ा ब्रिज हुआ, इलाहाबाद के स्ट्रक्चर क्या हो, इलाहाबाद के स्टील जो ब्रिज है वो भी क्या हुआ, वो लगभग 50 साल से ऊपर हो गया। वो भी हमारा डिजाइन पीरियड से क्या हो रहा है, लाइफ बहुत अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अब देखते हैं क्या डिसएडवांटेज ऑफ स्टील, यानी स्टील के कुछ दोष भी होते हैं। सबसे मेजर दोष यही दो होते हैं। पहला होता है, जब स्टील मेंबर को वायुमंडल के संपर्क में होता है तो उसमें जंग लगने का खतरा रहता है। यानी कि जैसे हम कोई भी स्टील मेंबर को खुला छोड़ देते हैं, वह नमी के संपर्क में या वायुमंडल के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जंग लगकर छोटे छोटे में चट्टों के रूप में वह क्या होता है, स्टील से बाहर निकलने लगता है और स्टील को धीरे धीरे क्या हो जाता है, वह ख़त्म
कम कर देता है तो वही हमारा क्या होता है, जंग लग जाता है। तो यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही हमारा है कि वायुमंडल के जैसे ही संपर्क में यानी नमी के संपर्क में आता है तो वह क्या लगेगा, जंग लगने लगता है। तो इसी के हम क्या कहते हैं, हायर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट ये है, स्टील स्ट्रक्चर में हायर ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्या होती है, अधिक हो जाती है, जिससे कि वो जो हमारा कास्ट है वो भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब जैसे कोई स्टील मेंबर है, इसको क्या होता है, प्रति वर्ष क्या होता है, इसकी पुताई की पेंटिंग करनी पड़ती है। इसका जो पेंट होता है वो हाई कोरिजन लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो हमारी स्टील मेंबर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर हम कंक्रीट ब्लॉक की बात करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक में क्या होता है, उसके जो पेंट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो ये क्या होता है, कंक्रीट की अपेक्षा क्या हो जाता है, इसकी मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये भी क्या हो जाता है, इसका पार्ट एडवांटेज है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्टील सेक्शन होते हैं, चैनल सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन क्या होता है, एंगल सेक्शन क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बीम में, कौन सा सेक्शन बीम में प्रयोग करते हैं, कौन सा सेक्शन कॉलम में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब वो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।